गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू 11 तारीख का। तो उसमें जो न्यूज़ रही वो हम लोग कवर करेंगे 11/4/25। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है तहावुर राणा का। आपने नाम सुना होगा आप लोगों ने। तहावुर राणा एक अपराधी हैं हमारे यहाँ, भारत के द्वारा क्रिमिनल हैं। क्यों? इनका इन्वॉल्वमेंट हमारे 26/11 का जो हमला हुआ था हम लोग यहाँ बॉम्बे में, उसमें वांटेड हैं। तो वांटेड थे और ये निवास कर रहे थे कहाँ पर? अमेरिका में थे। वहाँ केस चल रहा था। तो अमेरिका से अभी इनको भारत लाया गया है। क्या किया गया? भारत लाया गया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भारत से अमेरिका से भारत लाया जाए किसी जो वांटेड अपराधी है किसी केस में, उसको बोलते हैं इस प्रक्रिया को एक्स्ट्राडिशन, प्रत्यर्पण। हिंदी में प्रत्यर्पण बोलते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जब हम किसी अन्य देश से किसी व्यक्ति को जो हमारे देश में वांछित है किसी केस में, उसको लाते हैं तो उस क्रिया को प्रत्यर्पण कहा जाता है, एक्स्ट्राडिशन। और ये जब क्रिया होती है किसी भी देश के साथ हम लोग लेन देन करते हैं अपराधियों का, क्रिमिनल्स का, तो इसके लिए एक संधि होती है जिसको बोलते हैं प्रत्यर्पण संधि। तो ये तब होता है जब उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि हो, तभी वह देश किसी देश को या भारत को किसी अपराधी को सौंपता है। तो बेसिकली एक्स्ट्राडिशन क्या हुआ? ये एक ए देश है, ये एक है बी देश। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो इसने कोई अपराध किया यहाँ पर बी देश में, और फिर इसने क्या किया? अपराध किया और ये भाग गया, यहाँ पर निवास करने लगा ए देश में। तो ये व्यक्ति ए देश में अब आ गया, तो अब हम इसको अरेस्ट नहीं कर सकता, ये बी देश अरेस्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए बी भारत ही है, तो अरेस्ट करने क्रम में ये देश को अपनी रिक्वेस्ट भेजता है कि ऐसा है, ये हमको जो अपराधी व्यक्ति आपके यहाँ रह रहा है मिस्टर ए या मिस्टर एक्स, ये हमारे यहाँ किसी केस में वांछित है, तो इसको हमको वापस कर दीजिए। तो जब ये डिमांड करेगा देश, भारत या बी देश, तो इस क्रम में इसी क्रिया को कहा जाता है प्रत्यर्पण, कि हमको ये व्यक्ति दे दीजिए। तो इसको कहा जाता है प्रत्यर्पण, और ये होता है एक संधि के तहत जिसे बोलते हैं प्रत्यर्पण संधि। तो यहाँ पर हमें जो समझना था एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। तहावुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। लाने वाली एजेंसी कौन है भारत में? एनआईए। एनआईए आप लोग जानते हैं, एनआईए क्या नाम, फुल फॉर्म है इसका? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, यही वो अथॉरिटी है जिसके तहत जो भारत में जो आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। तो ये भारत की स्टैट्यूटरी बॉडी है जो भारत में होने वाले जो अपराध होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, विशेष रूप से जो टेरर से जुड़े हुए हैं, उनकी जांच करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उसी ने अमेरिका से तहावुर राणा को भारत लाने में भूमिका निभाई है। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। प्रधानमंत्री, PM फॉर प्रधानमंत्री, JAY जन आरोग्य योजना।
न्यूज़ में क्यों है ये योजना? केंद्र सरकार की योजना है। न्यूज़ में इसलिए है कि इसमें भारत के लगभग सभी राज्य इस योजना में शामिल हो गए हैं। अभी जो शामिल हुआ है इसमें दिल्ली और उड़ीसा को इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये दोनों इसको शामिल नहीं किए थे या इसको लागू नहीं किया था अपने अपने राज्यों में, इसलिए ये न्यूज़ में तो दिल्ली और उड़ीसा दोनों इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये योजना क्या थी? इस योजना से जुड़ा हुआ जो मुख्य बिंदु ये है, अब यहाँ देखिए आरोग्य, आरोग्य मतलब होता है सुखी, जिसको निरोगी, तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है। यह योजना किससे जुड़ी हुई है? स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। कैसे? इसके तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। क्या मिलेगा? हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा। मतलब आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आप इलाज करवा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। इंग्लिश में जैसे हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। तो कितने रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा? 5 लाख रुपए का। लेकिन एक व्यक्ति को नहीं, एक परिवार को मिलेगा। 5 लाख रुपए पूरे परिवार को मिलेगा। मतलब घर में 4-5 लोग हैं तो सभी लोगों को 5 लाख रुपए में इलाज करवाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा होगा तो आपको खर्च देना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 लाख रुपए प्रति परिवार आपको बीमा मिलेगा। इसका उपयोग आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर, प्राइवेट अस्पताल में जाइए, इलाज आप करवा सकते हैं, सरकारी या निजी, जो पैनल हॉस्पिटल हैं सरकार की। तो इसके तहत जो देश के गरीब, जो वंचित समुदाय है, उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराया जा रहा है। मुख्य केंद्र में ये है। दूसरी बात इसके बारे में आपको जाननी आवश्यक क्या है कि कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं। मतलब इलाज जो आप करवाएंगे, किस प्रकार का इलाज करवा सकते हैं, तो सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर सर्विसेज, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर सर्विस, मतलब जो गंभीर बीमारियां हैं जहां पर भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है उनकी बात हो रही है। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक और टर्सरी मतलब तृतीयक। द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तृतीयक किस्म की। ठीक है, जहाँ पर आप अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करवाते हैं, मेनली वो है एक लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट है एक रिपोर्ट आई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। रिपोर्ट नहीं आई है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में कुछ निष्कर्ष हैं। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये कौन जारी करता है? एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हिंदी में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होगा? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो संस्था जारी करने वाली कौन सी? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये भारत की संस्था नहीं है और इस समय जो भारत की रैंकिंग चल रही है 2024 को, वो 159 रैंकिंग है इसमें, भारत की। भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट हुई है 2002 के बाद से। प्रेस फ्रीडम के बारे में आपको जो थोड़ा बहुत जानना चाहिए, इसकी ज़रूरत है नहीं। प्रेस फ्रीडम के बारे में कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है हमारा संविधान का? अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इससे जुड़ा हुआ है और इसी के तहत आपकी प्रेस भी आती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रेस को जो स्वतंत्रता मिली है भारत में, मतलब
जो कुछ न्यूज़ आती है उसको छापने की स्वतंत्रता, उसको बोलने की स्वतंत्रता, वो 19 आर्टिकल के तहत प्रेस को स्वतंत्रता भारत में मिली है। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ तो बोलने के बारे में है कि आप बोल सकते हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। यहाँ पर लिखते हैं जब हिंदी में तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, तो एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति। एक्सप्रेशन क्या होता है ये समझिए। कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं लिखकर, किताब लिख दिया। अब लिखने में सब कुछ आ जाएगा आपका। जैसे आप बुक पब्लिश करना चाह रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ लोग होते हैं कि कार्टून बना के पब्लिश हम चाह रहे हैं कि अपनी बात कन्वे करें, ठीक है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि ऐसा है हम मूवी बनाएंगे, अपनी बात कहना चाहते हैं तो मूवी के माध्यम से, शो के माध्यम से। तो ये सब माध्यम हैं। इसीलिए जब कोई मूवी पर सेंसर लगता है तब कहा जाता है कि 19 का उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसमें कलाकार होते हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जैसे मूर्ति कलाकार हैं, मूर्ति बनाकर अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई राइटर है, जो राइटर है तो नॉवेल लिख रहा है, स्टोरी लिख रहा है। तो ये सब एक्सप्रेशन का हिस्सा है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। नेक्स्ट, तो अगला है ज्योतिबा फूले के बारे में आया हुआ है द हिंदू में। इनके बारे में आपने सुना होगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है काफ़ी। तो ये समाज सुधारक हैं। क्या हैं? समाज सुधारक रहे हैं। किस वर्ग के समाज सुधारक रहे हैं? तो निम्न वर्ग के विशेष रूप से समाज सुधारक रहे हैं। जो एससी समुदाय है उसके विशेष रूप से समाज सुधारक का काम किया है। यहाँ पर आपको यहाँ याद रखना होगा, फूले का मतलब ये जो जिस घर में इनका जन्म हुआ था वह गार्डनर माली थे। तो माली समुदाय में, माली के घर में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इन्हें फूले कहा जाता है। फूल का काम करते थे, माली समुदाय में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1827 में। यहाँ हमारे लिए जानना आवश्यक क्या है, इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है गुलाम गिरी, जो पूछा जाता है एग्जाम में आपके। पुस्तक का नाम है गुलाम गिरी। गुलाम गिरी, ये इनकी बुक है जो बहुत पूछी जाती है, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा है इनके बारे में जो पूछा जाता है, इन्होंने एक सोसाइटी का गठन किया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की। कब की ये भी पूछा जाता है, तो 1873 में। एक काम इन्होंने और किया था, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पहला स्कूल इन्होंने खोला था। पहला विद्यालय खोला था लड़कियों के लिए, फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स। और ये बहुत कम उम्र में इन्होंने किया था ताकि लड़कियों को या महिलाओं को शिक्षित किया जा सके, उन्हें आगे ले जाया जा सके, ठीक। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज है, कुछ समुदाय होते हैं जैसे लोग, विशेष रूप से विशेष समुदाय जो निवास करते हैं कहीं कहीं पर, तो इनके बीच कुछ तनाव रहता है, तो कुछ न्यूज़ में है, हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुकी समुदाय
न्यूज़ में है, कुकी जनजाति है और जो भी जनजाति है, और एक है मैती, ये भी क्या है, जनजाति। कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं, तो ये है मणिपुर में। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कुकी और जो और मैती ये दोनों एक तरफ, मैती एक तरफ, इनके बीच में क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है मणिपुर में पिछले 2-3 सालों में से, इसलिए न्यूज़ में रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कुकी या और मैती समुदाय कहाँ निवास करता है, तो मणिपुर में निवास करता है। नेक्स्ट, कल हम लोगों ने देखा था रोहिंग्या समुदाय, वो आपको याद होना चाहिए। रोहिंग्या समुदाय कहाँ का है, ये म्यांमार का है। म्यांमार में निवास करता है, अल्पसंख्यक है म्यांमार में। क्या है, अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम हो। और ये समुदाय कौन सा धर्म मानता है, तो मुस्लिम धर्म को मानता है। ये मुस्लिम धर्म को मानता है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक। ठीक। नेक्स्ट है, दो संगठनों के बारे में हम बात करेंगे जो चर्चा में रहते हैं। कल भी हमने किया था, फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। एक है हाउती संगठन और दूसरा है हमास। हाउती कहाँ पर है, यमन में सक्रिय संगठन है, और हमास इजराइल से संघर्ष जो चल रहा है, वो इजराइल का हमास से संघर्ष चल रहा है, जो फिलिस्तीन की लड़ाई कर रहा है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है संगठन को मिलाने के लिए कौन कौन से लोकेशंस पर ये संगठन सक्रिय हैं। इसके बाद आता है एक न्यूज़, ये है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा, दो निर्णय आने हैं। एक तो आ चुका है राज्यपाल को लेकर, और एक आना है जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा स्पीकर या विधानसभा के स्पीकर, इनको लेकर के। राज्यपाल पर निर्णय आ चुका है, अनुच्छेद 200 से जुड़ा हुआ था, जो हमने चर्चा भी किया था कल। क्या हुआ कि राज्यपाल को किसी बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए, बिल पर सहमति के लिए टाइमलाइन फिक्स कर दी है। बिल पर सहमति के लिए समय सीमा फिक्स कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। समय सीमा फिक्स कर दी है। पहले क्या था, समय सीमा फिक्स नहीं थी। पहले प्रावधान क्या था इसमें, प्रावधान इसमें यह था कि जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द इसको हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी इस पर साइन कर दिए जाएंगे बिल पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैक्सिमम टाइमलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग कल क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। स्पीकर का जो मुद्दा जुड़ा हुआ है 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है मुद्दा। कौन सी अनुसूची से, 10वीं अनुसूची, संविधान की 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है, तो याद होना चाहिए आपको, दल बदल से जुड़ी हुई। किससे, दल बदल से। इसी अनुसूची को दल बदल कानून कहा जाता है, दल बदल से जुड़ी हुई है। तो 10वीं अनुसूची, द फॉर 10वीं, द फॉर दल बदल। दल बदल का मतलब हुआ जो लोग, जैसे जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उसमें जो दल बदल लोग करते हैं, जैसे पार्टी, ये हो गई 2 पार्टियां, एक ले लीजिए बीएसपी हो गई, दूसरी मान लीजिए कांग्रेस है। ठीक है, या और कोई एक वही पार्टी। तो यहाँ पर एक ए व्यक्ति था, इससे चुनाव लड़ा,
फिर सरकार बनी या नहीं बनी, और बाद में चुनाव लड़ने के बाद बीएसपी में शामिल हो गए। तो ये क्या कर दिया इसने, दल बदल दिया। चुनाव किस पे लड़ा, कांग्रेस के टिकट पर। जब जीत गया, जीतने के बाद बसपा में चला गया। तो ये क्या हुआ, इसने दल बदल कर लिया। या वाइस वर्सा, बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर इसने लड़ा, बीएसपी के टिकट पर इसने इलेक्शन लड़ा, जीत गया, जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गया। तो ये क्या हुआ, यही है दल बदल। तो इस दल बदल की प्रक्रिया को रोकने के लिए एक कानून है जिसे बोलते हैं दल बदल कानून, जिसका उल्लेख कहाँ पर, 10वीं अनुसूची में है। ठीक, इसी को लेकर निर्णय आना है सर्वोच्च न्यायालय का। अब ये दल बदल जब होगा तो दल बदल ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, इस पर निर्णय कौन करता है, निर्णय करता है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा में है तो लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा में है तो सभापति, मतलब जो अध्यक्ष है वही करेगा निर्णय। विधानसभा में तो विधानसभा स्पीकर। तो ये निर्णय करते हैं, इस निर्णय करने में होती है देरी। क्या होती, देरी, डिले। तो इसी देरी को सुप्रीम कोर्ट फिक्स करेगा, जो भी एक आध दिन में आएगा। हमारे लिए यहाँ एग्जाम में जो नज़रिए से ज़रूरी बात क्या है कि 10वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है, दल बदल से जुड़ी हुई है, संविधान की। और दल बदल के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, निर्णय करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करता है। अब देखिए, अध्यक्षता एक बड़ा टर्म है। ये एक लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा हो सकती है, और विधानसभा, कहीं कहीं विधान परिषद भी है तो वो भी शामिल हो जाएगा, विधानसभा और विधान परिषद। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ जहाँ पर जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब विधान परिषद जो होगी और विधानसभा, ये होती हैं दोनों राज्यों में। कहाँ होती, राज्यों में। लोकसभा और राज्यसभा ये केंद्र में होती हैं, जिसको हम बोलते हैं संसद। ठीक, यहाँ का लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों जगहों पर, लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों जगहों पर अध्यक्ष जो होता है उसको बोलते हैं स्पीकर। ठीक, राज्यसभा और विधान परिषद, इन दोनों जगहों पर होते हैं सभापति। ठीक, तो अगर दल बदल यहाँ पर हुआ है लोकसभा में तो स्पीकर निर्णय करेगा, और राज्यसभा में हुआ तो सभापति करेगा, और विधान परिषद में है तो सभापति करेगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पोषण योजना, पीएम पोषण योजना। पोषण को POSHAN लिखा जाता है, ये है पोषण योजना। मैंने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये मुझे आपको बताना था। पोषण में पोषण शक्ति निर्माण इसका फुल फॉर्म है। PO फॉर पोषण, SHA शक्ति, और N फॉर निर्माण। तो पोषण शक्ति निर्माण इसका फुल फॉर्म है योजना का, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये स्कीम है। इस स्कीम में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको जो पैसा दिया जा रहा था, पैसा बढ़ा दिया गया है। क्या हुआ, पैसा बढ़ाया गया है। हमें बढ़ाया वाली बात नोट नहीं करनी है, इससे जुड़ी हुई योजना के बारे में ही फोकस रखना है। पैसा बढ़ाया गया, कारण महंगाई बढ़ गई है। योजना पुरानी थी, पुराने हिसाब से पैसा जा रहा था, तो महंगाई बढ़ गई तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा ही। अब हम समझते हैं कि योजना क्या है। पोषण योजना जुड़ी हुई है स्कूलों से। मिड डे मील आप लोगों ने सुना होगा,
उसी की जगह पर ये योजना लाई गई है। ठीक। अब मिड डे मील के गुण सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनको क्या देना है? पका हुआ भोजन। स्कूलों में पका हुआ भोजन मिलता है दिन में एक बार। और इससे जब भोजन मिलता है तो क्या होता है? ये न्यूट्रिशस होता है, पोषण युक्त भोजन मिलेगा इनको, जिससे उनका स्वास्थ्य क्या होगा? अच्छा होगा। और इससे दूसरा फायदा क्या होगा? बच्चे शिक्षा के लिए स्कूल भी आएंगे, तो शिक्षा भी मिलेगी और पोषण भी युक्त खाना भी मिलेगा, तो इससे दोनों में सुधार होगा। ये योजना किसकी योजना है? तो केंद्र की स्पॉन्सर्ड योजना है। मतलब ये राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इस पर खर्च करते हैं। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर पैसा इस पे लगाते हैं। तो इसका उद्देश्य आपको स्पष्ट हो गया। यहाँ पर एक चीज़, कौन से स्कूलों में मिलता है ये हमें पता होना चाहिए। ये खाना कौन से स्कूल में मिलेगा? तो एक तो सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 तक के स्कूल हैं जो, प्लस जो एडेड स्कूल हैं, सहायता प्राप्त, सरकार से जो सहायता प्राप्त हैं, जिनको हम लोग एडेड स्कूल बोलते हैं, वहाँ पर भी बच्चों को खाना मिलेगा। इसके अलावा बाल वाटिका जो होती हैं, वहाँ पर भी खाना बच्चों को मिलेगा। तो ये जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है उसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज है कि 2 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है फिशिंग पर। 2 महीने का प्रतिबंध किस पर? मत्स्यन पर। मत्स्यन को इंग्लिश में बोलते हैं फिशिंग। अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें जाननी है। यहाँ पर कहाँ पर लगाया गया है? पहली बात तो ये, तो कौन से क्षेत्र में लगाया गया है? तो एक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट, PALK, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि। आपने भारत का नक्शा अगर आपने देखा है, ये श्रीलंका होगा, तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर होती है पाक जल संधि। और ये कौन सा इलाका है? तमिलनाडु का। ठीक। तो पाक जल संधि किसको अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग कर भारत और श्रीलंका को अलग करती है। आपको ज्योग्राफी के हिसाब से ये पता होना चाहिए। एक बात, भारत इस तरफ हो गया, ये हो गया श्रीलंका, इन दोनों को अलग करती है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? पाक स्ट्रेट, PALK है, हिंदी में लिखते हैं पाक। इसको पाकिस्तान नहीं समझना है। स्ट्रेट को बोलते हैं जल संधि, पाक जल संधि। ठीक। रॉबर्ट पाक के नाम पर इसका नाम रखा गया था, रॉबर्ट पाक। तो जिस व्यक्ति के नाम पर रखा गया उसी का नाम है पाक। ठीक। यहीं पर प्रतिबंध लगाया गया, मतलब यहाँ पर जो समुद्री एरिया है, तो यहाँ तमिलनाडु का क्षेत्र, तमिलनाडु का तटवर्ती क्षेत्र है। क्यों लगाया गया है? 2 महीने का प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? क्यों? क्योंकि इस दौरान होता है ब्रीडिंग सीजन। क्या सीजन होता है? ब्रीडिंग सीजन होता है मछलियों का। ब्रीडिंग सीजन मछलियों का होता है। तो इन 2 महीनों में 15 अप्रैल से 15 जून तक का पीरियड बताया गया है। तो हमें पीरियड से मतलब नहीं है, हम एक जनरल आइडिया रखेंगे। अप्रैल से जून तक लगाते हैं 2 महीने का, 15 अप्रैल से 15 जून। इस दौरान मछलियों में क्या होती है? ब्रीडिंग। और जब ब्रीडिंग होगी तो क्या हुई? इनकी संख्या बढ़ेगी।
और जब बढ़ेगी तो बाद में अगर फिशिंग करेंगे तो जो फिशरमैन हैं उनको लाभ होगा। तो ब्रीडिंग अगर करेंगे तो क्या होता है कि उनकी संख्या अच्छे से बढ़ पाएगी और सस्टेनेबल रहेगी। अगर इस दौरान भी अगर मत्स्य किया जाएगा तो मछलियाँ बड़ी नहीं हो पाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है फिशिंग करने से। तो फिशिंग जो करते हैं ट्रॉलर से करते हैं। किससे करते हैं? फिशिंग बोट्स होती हैं उनको ट्रॉलर्स बोलते हैं, मकैनाइज्ड बोट्स होती हैं। तो ये अब इन चीज़ों से नहीं हो पाएगा। तो एक समस्या है कि जो फिशरमैन है जो यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं तो वो उनका काम कैसे चलेगा 2 महीने? तो 2 महीने काम चले इसके लिए सरकार के द्वारा उन्हें सहायता दी जाएगी, सरकारी सहायता, आर्थिक सहायता कि 2 महीने तक उनका खर्चा पानी चल सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सरकार ऐसे काम भी करती है। तो आपको सिर्फ जनरल याद रखना है चीज़ों को, स्पेसिफिक नहीं। एक और न्यूज़ है, वाइस एंड वर्च्यू मिनिस्ट्री। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, वाइस VICE एंड वर्च्यू मंत्रालय का नाम है ये। हिंदी में अगर बोलो तो अच्छाई और बुराई मंत्रालय। वाइस मतलब बुराई, वर्च्यू मीन्स अच्छा। ये है अफगानिस्तान का मंत्रालय है। अफगानिस्तान में मंत्रालय बनाया गया है वाइस एंड वर्च्यू मिनिस्ट्री। ये आपके हो सकता है पूछा भी जा सकता हो कहीं पर, लेकिन एक जनरल जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं। बनाया गया है तो इसमें किया क्या गया है कि लोगों को जैसे दाढ़ी, हेयर कट, ठीक है, प्लस महिलाओं को बोलना, तो इन सब चीज़ों पर नियम बना दिए गए कि दाढ़ी कौन कैसे रखेगा, किसके हेयर कट कैसे होंगे, जो आपका बार्बर है, नाई है, वो कौन से बाल काटेगा। सबके लिए टाइमलाइन फिक्स कर दी। अगर ये नाई नहीं काटता वैसे बाल तो इसको सज़ा, और जो भाई साहब बिना उसके घूम रहे होंगे बिना प्रॉपर गाइडलाइन के उनको भी सज़ा है। तो भी यूएनओ की रिपोर्ट में आया है। तो ये आपको पता होना चाहिए जनरली कि वहाँ पर अफगानिस्तान में क्या स्थिति है इसको लेकर के। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम लोग ख़त्म करते हैं क्लास। कल फिर मिलेंगे, तब तक के थैंक यू।